आजकल के दौर में हर चीज़ ऑटोमेटाइज हो रही है। इवन सम ऑफ यू माइट बी फेमिलियर के आजकल जो जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी काफ़ी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो ऑटोमेटाइज कर रही ही हैं एंड सम ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी डन दैट। जब भी हम में से कोई भी सीवी भेजता है तो उस सीवी में से कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको थ्रू एआई या टेक्स्ट रिकग्निशन के थ्रू उनको चेक किया जाता है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनकी स्कोरिंग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर्स एक चीज जनरेट हो जाती है, देन कंपनीज के पास वो लिस्ट आ जाती है एंड कॉल टू द स्टूडेंट्स हु हैज द हाई स्कोर। तो ये डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जस्ट मैंने एग्जांपल दी। इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें आजकल हो रही हैं तो वो ऑटोमेटाइज वर्क प्लेस ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। तो इस कंटेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बिकॉज वी बिलोंग टू द आईटी, सो प्रोफेशनली आईटी की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं तो उसके भी कुछ एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज होती हैं। तो इस तरह नहीं है। अभी तक एक क्वेश्चन है स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल के जो भी मशीन्स बनाई गई हैं, मशीन्स हर काम कर रही हैं लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक द ह्यूमंस डू, बट देयर इज स्टिल अ बैरियर कि मशीन डज नॉट नो कि हाउ टू बिहेव एथिकली। तो एथिक्स के लिए मशीन्स को ट्रेन करना इज मोर चैलेंजिंग टास्क which may happen in the future, but there is a still research gap। तो आजकल जितनी भी एनएलपी हैं, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, एआई है, तो उनमें हर चीज को ऑटोमेटाइज उनके थ्रू, इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम जो अपनी लाइफ स्टाइल से उनको ऑटोमेटाइज कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स। अब इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रोल ऑफ आईटी इन ऑटोमेशन या रोल ऑफ आईटी इन। तो उसमें पहली टेक्नोलॉजी इज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डीप में नहीं जाऊंगा। चल आई विल गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन, जस्ट द ओवरव्यू कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग आती है, कंप्यूटर वीएम, स्पीच रिकग्निशन, एनएलपी, एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक्स। तो इसमें डिफरेंट एरियाज हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। तो आपसे इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये पढ़ाने का मकसद ये है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर कि जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं यूजिंग एआई या एआई की कोई भी स्पेशलिटी एरिया, आइदर रोबोट बना रहे हैं, आइदर आप एनएलपी के थ्रू कोई सेगमेंटेशन या टेक्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसकी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, तो वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एंड अनदर इज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर आप मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एआई। तो इसमें यह जर्नल एक मॉडल है, ठीक है। तो आईबीएम ने बहुत अरसा पहले एक अपना सिस्टम डिजाइन किया था, दिस इज कॉल्ड आईबीएम वॉटसन। तो ये एक कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सिस्टम था जो खुद चीजों को, ह्यूमंस को जज करते हुए, ठीक है, तो अपने आप को क्या कर रहा था, ट्रेन कर रहा था, टीच कर रहा था, लाइक द किड्स डू। जो भी हमारे पास बच्चे होते हैं वो खुद मशीन को देखकर, हमें देखकर वो उस चीज को चेक कर रहे होते हैं। सो रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स अनदर ब्रांच ऑफ, आजकल काफी सारा इसका स्कोप है, ठीक है। तो इसके अंदर यही आगे मैंने बात की थी, सम पीपल फियर दैट रोबोट्स विल इंक्रीजिंगली टेक जॉब्स फ्रॉम द ह्यूमन। तो इसके पढ़ाने का दूसरा मकसद ये कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन टेक्नोलॉजीज की वजह से जो हम लैग कर रहे हैं, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लैग कर रहे हैं इन जॉब रिक्रूटमेंट। तो इस वजह से जॉब्स में भी रिड्यूस होती जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट अभी जो मैंने बात की थी, रोबोट्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू मेक मॉरल जजमेंट्स, तो स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन उन रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए, उन रोबोट्स को चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, इवन इफ दे आर प्रोग्राम्ड, दैट प्रोग्रामिंग इज डन थ्रू द ह्यूमंस। तो ये रोबोट को एक मॉरल जजमेंट के लिए ट्रेन करना is more challenging task. Maybe researchers are doing research on that. तो क्विकजोट एक टूल है, एक रोबोटिक ट्रेनिंग है जो हमेशा डिफरेंट इवेंट्स को कवर कर रहा है। अच्छा, ये कुछ न्यूज़ है कि आपने सुनी भी होंगी कि चाइना ने
एक 3G न्यूज़ एंकर बनाया है, वो जो ऑटोमेटिकली ह्यूमन वॉइसेस के अंदर, डिफरेंट वॉइसेस के अंदर ये क्या कहते हैं, न्यूज़ को पढ़ रहा है। एंड अदर थिंग इज NLP, कि आजकल जितनी भी हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनली हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी एनालिसिस हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, वो मैसेज ऑटोमेटिकली किसी नेचुरल लैंग्वेज में चला गया। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये है कि फॉर सपोज इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश और उर्दू, तो मैं जो चीज़ उर्दू में बोलूँ वो चीज़ मैं नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एंड इफ आई डिमांड सम कंप्यूटर कि भाई मुझे ये नेचुरल लैंग्वेज का कोड, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, उसका मुझे पाइथन का कोड लिख के दे दे। सो दिस इज अनदर रिसर्च गोइंग ऑन। तो प्रोफेशनली भी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं। सेकेंड फैक्टर के आजकल रोबोट्स, ऑटोमेशन, AI स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर भी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो हेल्थ केयर के अंदर बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब हेल्थ केयर के अंदर लाइक सम ऑफ यू आर स्टडिंग ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन का ज्यादा यही है, सेंट्रलाइज सिस्टम को किस तरह से आप ज्यादा मोर सिक्योर्ड बना सकते हैं। तो हेल्थ केयर के अंदर ज्यादा चीजें बढ़ती गई हैं, उसमें काफी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, पेशेंट की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए लोग ट्रेंड बंदे चाहिए। तो उसकी हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं EHR। EHR स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उसके अंदर उनके पास पेशेंट्स का कंप्लीट प्रोफाइल होता है, जिसको हम टेक्निकली, जिसको मेडिकल हिस्ट्री कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो वो टोटल डेटा डेटा उनके पास मौजूद होता है। इफ सम ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, तो आप इस EHR के थ्रू भी ये डेटा गेन कर कर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के थ्रू आप उसमें डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। Another is HIE, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये भी एक पैरामीटर है। खैर हम मेन पॉइंट पे आते हैं। CDS इज अनदर सिस्टम। CPOE, कंप्यूटराइज प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। ठीक है, तो उसके अंदर पहला पार्ट आता है टेलीमेडिसन। टेलीमेडिसन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि फॉर सपोज यहाँ बैठकर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, किसी के पास टाइम नहीं है, हु इज अवेलेबल आउटसाइड द कंट्री, और उस डॉक्टर को हमने दिखाना है, उस डॉक्टर ने ऑपरेट करना है, तो वो थ्रू टेलीमेडिसन अपने जो इधर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या उधर के को एम्प्लॉयज़ हैं, उसको उसके थ्रू उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकता है। तो टेलीमेडिसन के ये फायदा है कि उस पेशेंट को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी जोग्राफर, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इफ समवन इज अवेलेबल इन इन लो एरिया कंट्री, तो मोस्टली लोगों को कराची आना पड़ता है। तो टेली मेडिसिन के थ्रू ये कराची का डॉक्टर अगर कोई पेशेंट किसी भी जगह पाकिस्तान में किसी भी छोटे शहर में अगर मौजूद है, so he or she can contact थ्रू टेलीमेडिसिन विद ए डॉक्टर, और डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ये एक फायदा है, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस एंड सेट ऑफ रूल्स। तो हम देखते हैं CPOE। तो बेसिक फॉर्म्स टेलीमेडिसिन के क्या है? स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो ये स्टेप्स आपने देखने हैं और याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो टेलीमेडिसिन के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं: स्टोर एंड फॉरवर्ड, लाइव टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर क्या है कि जितना भी जो कम्युनिकेट कर रहा है, आइदर इट इज द पेशेंट, आइदर दैट इज द कंसल्टेंट और द डॉक्टर। ठीक है, और पेशेंट को अगर कोई एक्सरे किया जा रहा है वो भी लाइव होना चाहिए, अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा जा रहा है तो वो भी लाइव होना चाहिए। सो जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट को चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनका डेटा प्रॉपरली स्टोर भी होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न कंसल्टेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं इसके अंदर। स्टोर एंड फॉरवर्ड के अंदर जो पेशेंट है does not require the presence of the patient and care provided at the same time। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड के थ्रू ये भी है कि फॉर सपोज जो पर्सन है जो उसको मॉनिटर कर रहा है, वो अगर खुद उधर मौजूद नहीं है, वो उस डेटाबेस के थ्रू उन चीजों को एक्सेस कर सकता है। सेकेंड इज लाइव टेलीमेडिसिन। एक तो स्टोर एंड फॉरवर्ड है ना, कि यहाँ बैठा मैं और मेरा डेटा उस डॉक्टर को भेजा गया,
सारी रिपोर्ट्स भेजी गई उस डॉक्टर ने। अब टेलीमेडिसिन के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, आपने ये थोड़े देखने हैं कि टेलीमेडिसिन के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड, कि मैं हॉस्पिटल में यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स करवाई, उन्होंने कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट्स, आपका सारा डेटा, वो डॉक्टर जो फॉरेन में मौजूद है या दूसरे किसी सिटी में मौजूद है, ही इज हाईली क्वालिफाइड एंड रिनोन्ड डॉक्टर, तो वो आपके उस डेटा को पहले क्या करेगा, देखेगा, एनालाइज करेगा। इसमें पेशेंट की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। एंड अदर इज लाइव टेलीमेडिसिन, इसके लिए पेशेंट का और डॉक्टर का, हेल्थ केयर का, दोनों का लाइव प्रेजेंट होना जरूरी है। थ्रू आप कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ टेलीमेडिसिन, ठीक है, लाइव टेलीमेडिसिन। तो इसके रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डिफरेंट साइट से हो सकते हैं एट द सेम टाइम एंड ऑफन इन्वॉल्व्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका यही फायदा है कि जो डॉक्टर्स इधर मौजूद नहीं है, लाइक हमने पहले पढ़ा था ऑफशोर, ऑफशोर के अंदर भी डॉक्टर्स जो भी एम्प्लॉयज थे वो आउटसाइड द कंट्री थे। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने, किसी उसने हॉस्पिटल ने ऑफशोर आउटसोर्सिंग की हुई है, किसी डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है कि आप हमारे साथ हमारे कुछ पेशेंट्स को लाइव टेलीमेडिसिन देंगे, तो वो ऑफशोर आउटसोर्सिंग के थ्रू उस डॉक्टर को रिक्रूट किया हुआ है। और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो टेलीमेडिसिन के थ्रू ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कस्टमर्स को प्रिस्क्रिप्शन हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर इज रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर आजकल आप इस पे भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं आप, कि आजकल के दौर में हम जो भी घर बैठकर जितनी भी इंडिविजुअल की मेजरमेंट्स हैं वो हम वाइटल साइंस ऑनलाइन लिख दें और डॉक्टर उसको रिमोटली मॉनिटर करता रहे या हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको मॉनिटर करता रहे, ठीक है, जिसको कहा जाता है कंप्यूटराइज प्रोवाइडर। तो वो उसको मॉनिटर करता रहे, वो हमें अपडेट दे कि आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर चल रही है या उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। तो ये तीन बेसिक फॉर्म्स हैं टेली मेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग के। बट स्टिल जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसके अंदर भी जो टेली मेडिसिन है उसमें भी कुछ एथिकल क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। उन एथिकल क्वेश्चंस के अंदर पहला है कि मस्ट द फिजिशियन प्रोवाइड एडवाइस टू द पेशेंट एट अ रिमोट लोकेशन बी लाइसेंस टू परफॉर्म मेडिसिन इन दैट लोकेशन। अब इसमें ट्रस्ट इशू आ गया, हम जैसे मेडिसिन ले रहे हैं उसके पास प्रॉपर ऑनलाइन मेडिसिन का लाइसेंस है या नहीं, ऑनलाइन टेली मेडिसिन का। तो कंपनीज जो बड़ी बड़ी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इस पे काम करते हैं कि उस पहले डॉक्टर डॉक्टर को एनालाइज किया जाता है कि वाकई ये डॉक्टर कैपेबल है ऑनलाइन मेडिसिन या मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर होगा तो उसको सर्टिफिकेशन दी जाएगी, लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये एक इथिकली इशू अराइज होता है। मल्थ हेल्थ केयर सिस्टम भी रिक्वायर्ड पोजेस अ लाइसेंस फ्रॉम अ स्टेट इन विच इट हैज अ वर्चुअल फैसिलिटी। जैसे मैंने अभी थोड़ी ब्लॉकचेन की बात की थी, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही होता है। तो उसमें ये कि हेल्थ केयर सिस्टम का भी लाइसेंस होना चाहिए कि जहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो है या नहीं, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को वो चीज़ें फुलफिल करें। ऐसे तो नहीं है जो हॉल जो जहाँ सर जिस हॉस्पिटल से जिस फर्म से हम दिखा रहे हैं उनके पास ऐसी कोई इंटरनेट लगी हुई है या उनके पास ऐसे कैमरास हैं जो प्रॉपरली, रिगोरियसली एंड प्रॉपर एक्सप्लिसिटली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सारी चीज़ें क्लियरली स्टेट भी कर रहे हैं। तो इसमें सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, तो डॉक्टर की ऐसे नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट चला जाए, तो उसका भी बड़ा। फिर इसमें एक और कंसर्न है कि फिर अगर ये सारा सिस्टम शुरू हो गया तो लोकल डॉक्टर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि टेलीमेडिसिन का यूज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है।